हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। और यहां पे हम बायोलॉजी लेक्चर सीरीज को अभी स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें मैंने आपको बायोडाइवर्सिटी लेक्चर करवा रहा हूं। और उसमें लास्ट वन जो हम कवर किए हैं वो है एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम में भी हम जो है फाइलम की स्टडी कर रहे हैं। अभी तक मैंने आपको जो फाइलम जो है कवर करवाए हैं उसमें जो है पोरीफेरा, निडेरिया और टीनोफोरा, 3 फाइलम को हमने कवर किया है। जो फाइलम की टिपिकल स्टडी होती थी फ्रेंड, उसमें हम देखते हैं कि जब आप फाइलम को पढ़ते हैं तो जैसे उसका हैबिटेट देखते हैं, सिमेट्री देखते हैं, ठीक है। और जैसे उसमें जो है उसके डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, इन सब की हम बात करते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल फाइलम में किस टाइप का डाइजेशन होता है, किस टाइप का एक्सक्रीशन होता है, ये सब चीज़ें। तो आज का जो टॉपिक है ना, जैसे आपको पढ़ाना तो अभी है प्लैटीहेल्मिन्थेस, लेकिन मैं डायरेक्ट प्लैटीहेल्मिन्थेस पे ना आके उन इन जनरल जो है, जो ये लाइफ एक्टिविटीज़ हैं, जो फिजियोलॉजी है, जैसे कि एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, डिफरेंट टाइप के एक्सक्रेटरी, रेस्पिरेटरी जो स्ट्रक्चर हैं, उनके बारे में मैं कुछ लेक्चर बनाना चाहता हूँ। ताकि जैसे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने जर्म लेयर को रखा, हमने सीलोम को रखा, ठीक है, हमने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को रखा। तो एक बार वो बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अब जब आप चैप्टर को पढ़ते हैं और पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ते हैं तो आपको वो फिर से मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है। ठीक उसी लाइन ऑफ आर्गूमेंट में, ठीक उसी तरीके से अब जो है मैं अभी तक जो आपने फाइलम पढ़े, जैसे पोरीफेरा पढ़ा, तो पोरीफेरा में कोई एक्सक्रेटरी स्ट्रक्चर नहीं था, कोई रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर नहीं था, डाइजेशन के लिए कुछ अलग नहीं था। पहली बार जो डाइजेशन आया था वो आया था आपका गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में, है ना। तो इनकी डिटेलिंग नहीं की थी। इसी को मैंने बोला था कि जब मैं जो है इंडिविजुअल फाइलम को पढ़ाऊँगा तब कुछ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को फर्दर डिटेल करूँगा। तो आज मैं उसी टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं उन सब जो है उन सब टॉपिक को डिटेल कर दूँ, उन कीवर्ड को जिनका यूज आपको बार बार आएगा। तो हम पहला जो टॉपिक लेते हैं ना यहाँ पे, वो है एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीशन, देखिए जो एक्सक्रीशन है इसके लिए डिफरेंट एनिमल फाइलम में एक्सक्रीशन का पहले मतलब क्या है। एक्सक्रीशन का मतलब है एलिमिनेशन ऑफ दी मेटाबॉलिक वेस्ट, एलिमिनेशन ऑफ दी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, ठीक है, इनका एलिमिनेशन होता है। और दूसरा जो चीज़ होता है, जो भी एक्सक्रीशन की जो भी स्ट्रक्चर होगी, मैं यहाँ इसे ऑर्गन नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप डिफरेंट ग्रेड की बॉडी को देखते हैं तो वो स्ट्रक्चर किसी भी ग्रेड की हो सकती है। एक तो उसका काम है एलिमिनेशन ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट और दूसरा इसका काम होता है ऑस्मो रेगुलेशन। कोई भी जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है वो बेसिकली 2 फंक्शन करती है, ऑस्मो रेगुलेशन और एलिमिनेशन ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है, जो बॉडी के अंदर जो बॉडी फ्लूइड है, ठीक है, इसका मतलब ये उन सारे ऑर्गेनिज्म में ये चीज़ ज़रूरी है जिनमें बॉडी फ्लूइड का कॉन्सेप्ट आ चुका होगा। जो बॉडी फ्लूइड है उसके अंदर जो साल्ट या फिर जो सैल्यूट्स हैं, ठीक है, जो डिजॉल्व मटेरियल हैं और जो वाटर है, इनकी कंसंट्रेशन को होम्योस्टैटिक रेंज में मेंटेन करना, इनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करना इनके होम्योस्टैटिस रेंज में, ठीक है, स्टैटिस रेंज में मेंटेन करने को हम एक्चुअल में इस होम्योस्टैटिस रेंज में मेंटेन करने को प्रोसेस को हम यहाँ पे बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो बेसिकली जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर एनिमल किंगडम में प्रेजेंट हैं, जिसके डिफरेंट फाइलम में होंगी, तो वहाँ सबसे बड़ी बात क्या होनी चाहिए, पहले बॉडी फ्लूइड होना चाहिए। ये सारा का सारा एक्सक्रीशन बॉडी फ्लूइड के लिए होता है, ठीक है। तो बॉडी फ्लूइड से, अभी मैं ये बातें आपको समझाता हूँ, बॉडी फ्लूइड से मेटाबॉलिक वेस्ट को निकालना है
और बॉडी फ्लूइड के अंदर जो सॉल्ट या जो सैल्यूट्स और वाटर का जो कंसंट्रेशन है उसकी एक रेंज को मेंटेन करना। जैसे हमारे बॉडी का जो बॉडी फ्लूइड है वो है ब्लड, तो ब्लड में जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, जैसे हमारे यहाँ वो मेटाबॉलिक वेस्ट जो है यूरिया है, तो हम उसे जो है बाहर निकालते हैं। जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है, आपके समझने के लिए यहाँ बता दूँ, जैसे हमारे यहाँ जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें हमारे पास 1 पेयर किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिथ्रा है। तो आप एक्सक्रीटरी मटेरियल को यूरिन के फॉर्म में निकालते हैं। जैसा आपको पता होगा कि यूरिन की कंपोजिशन में यूरिया होता है, वाटर होता है और डिफरेंट टाइप के साल्ट होते हैं। तो जो साल्ट और वाटर है उसको जो हम बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं वो एक्चुअल में हमारा ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन हुआ, और जो यूरिया का एक्सक्रीशन कर रहे हैं वो एक्चुअल में जो है एलिमिनेशन ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट है। ठीक है, तो एक्चुअल में कोई भी स्ट्रक्चर जो होगी जो किसी भी फाइलम में किसी भी एनिमल में प्रेजेंट होगी, उसका बेसिक मोटो ही यही होगा कि एलिमिनेशन ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट, और दूसरा है ऑस्मो रेगुलेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड। ठीक है, तो ये बॉडी फ्लूइड क्या है इस बात को पहले मैं आपको समझा दूं, तब हम इस पे आते हैं। जैसे देखिए, जो आपने पहले के फाइलम पढ़े, अब जो लाइफ है ना वो धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। जैसे जो आपने पहला वाला फाइलम पढ़ा पोरीफेरेंस, तो वहाँ पे जस्ट वो मल्टीसेलुलर थे, उनकी बॉडी की जो हर एक सेल थी वो जस्ट एक एग्रीगेट के फॉर्म थे, इसीलिए उसे सेल एग्रीगेट फॉर्म भी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। कोई टिश्यू उशू बना नहीं था। ठीक है, तो वहाँ पे हर एक सेल डायरेक्ट एक्सटर्नल वाटर के कांटेक्ट में थी। मतलब कुछ ऐसे समझिए, मैं इसे डायग्रामेटिक समझाऊं। जैसे देखिए होता क्या है कि जैसे एक इंडिविजुअल जो सेल है, ठीक है, एक इंडिविजुअल हम सेल को लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये है कोई सेल यूनिसेलुलर में, एक जो इंडिविजुअल सेल है, तो कोई भी सेल, ठीक है, कोई भी सेल वो जिंदा ही हमेशा लिक्विड मीडियम में रहती है, वो कभी ड्राई मीडियम में जिंदा नहीं रहती है। कोई भी यूनिसेलुलर, जो प्रोटिस्टा आपने पढ़े ना, प्रोटिस्टा, किंगडम प्रोटिस्टा, उसका मेंबर ले लीजिए। जैसे अमीबा को ले लीजिए, आप कोई भी ले सकते हैं, बैक्टीरिया को भी ले लीजिए। तो उसके सेल के अंदर एक फ्लूइड मीडियम होता है जिसे हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं, ICF। ठीक है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड मतलब सेल के अंदर फ्लूइड, या इसी को आप साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, इसको ही हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और इस सेल के बाहर एक फ्लूइड मीडियम होता है जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, ECF, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब जो ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, ठीक है, तो उसमें ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर जो फ्लूइड है, ये एक्चुअल में वाटर का मीडियम है। इसीलिए पानी ज़रूरी होता है लाइफ के लिए। और कोई भी वाटर जो है प्योर वाटर नहीं होता है, इसमें डिफरेंट टाइप के सॉल्युबल चीज़ें होती हैं। जैसे हम मान लेते हैं डिफरेंट टाइप के सॉल्ट डिजॉल्व हैं, एक्चुअल में और भी चीज़ें हो सकती, ज़रूरी नहीं सॉल्ट ही हो, डिफरेंट ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक होंगे मटेरियल। जब वाटर में कोई चीज़ डिजॉल्व रहता है, ठीक है, तो ये एक सलूशन बना रहा है। एक्चुअल में ये बाहर का जो वाटर है, जैसे ये अमीबा मान लीजिए किसी पॉन्ड्स में, किसी लेक में, किसी ओशियंस में, किसी भी एक्वेटिक मीडियम में होगी, तो वहाँ जो एक्सटर्नल वाटर होगा वो एक सलूशन बना रहा होगा। इस सलूशन की जो कंसंट्रेशन है उसे हम एक फॉर्म में दिखाते हैं जिसे बोलते हैं ऑस्मोलैरिटी। ऑस्मोलैरिटी का मतलब, जैसे आप ये कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं मोल पर लीटर, है ना, कि कितने मोल कितने लीटर में डिजॉल्व हैं, तो उसे बोलते हैं मोलरिटी। जैसे आप जो है ग्राम पर लीटर, है ना, कितने ग्राम कितने लीटर में डिजॉल्व है कंसंट्रेशन, उसी तरीके से यहाँ पे कितने ऑस्मॉल, कितने सैल्यूट पार्टिकल डिजॉल्व हैं यूनिट वॉल्यूम में, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोलैरिटी। इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसकी मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ, ये चीज़ आप एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ेंगे, अभी जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब जो अंदर का बॉडी फ्लूइड है, साइटोप्लाज्म है,
इसमें भी क्या है, इसमें जो है मैंने आपको एक बार बताया है, शायद आपको दिख नहीं रहा, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ। इसमें बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, इसमें बायोमॉलिक्यूल होते हैं, सॉल्ट होते हैं डिफरेंट टाइप के, और वाटर होते हैं। तो सेल को जिंदा रहने के लिए, अब ये जो सेल है ना, इसकी जो ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन से वाटर बाहर भी जा सकता है और अंदर भी आ सकता है। ये वाटर के लिए परमिएबल होती है, इसीलिए इस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आपने पढ़ा होगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी का मतलब होता है हाफ, परमिएबल मतलब जिससे चीज़ें पार हो सकती हैं। तो वो हाफ चीज़ें जो इससे पार हो सकती, कोई सॉल्यूशन में एक चीज़ होता है सॉल्यूट, एक चीज़ होता है सॉल्वेंट। तो जो सॉल्वेंट है वाटर, वो बाहर अंदर जा सकता है। तो ये सेल जिंदा रहे तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि जो अंदर की कंसंट्रेशन है वो बाहर की कंसंट्रेशन के बराबर रहे। अगर ऐसा नहीं होगा, जैसे मान लीजिए बाहर डाइल्यूट सॉल्यूशन है और अंदर कंसंट्रेट सॉल्यूशन है, तो अंदर से पानी बाहर निकल आएगा और ये सेल सिंक कर जाएगी और ये साइटोप्लाज्म अपनी कैरेक्टरिस्टिक फीचर को खो देगा और साइटोप्लाज्म ही लिविंग कंडीशन को बनाता है, तो इस सेल की डेथ हो जाएगी। और अगर ये बाहर अगर ज़्यादा डाइल्यूट हो गया, ठीक है, और अंदर कंसंट्रेट है, तो बहुत सारा पानी अंदर आ जाएगा और ये सेल ब्रस्ट हो जाएगी। तो इसीलिए इसे जिंदा रहने के लिए बाहर और अंदर के कंसंट्रेशन को मैनेज करना है। इस मैनेजमेंट के लिए सेल क्या करती है, जैसे यूनिसेलुलर अमीबा में क्या होते हैं कि यहाँ पे कुछ वैक्यूल होती हैं जिन्हें बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है, जिन्हें बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। ये जो वैक्यूल्स हैं ये क्या करती हैं कि जो एक्सेस साल्ट और वाटर है, ठीक है, जो एक्सेस साल्ट और वाटर है, इस साल्ट और वाटर को यहाँ से बाहर निकालती हैं इस सेल से, ताकि अंदर का कंसंट्रेशन बाहर के कंसंट्रेशन के बराबर बना रहे। इसी बात को हम बोलते हैं ऑस्मोरेगुलरिटी, मतलब जो ऑस्मोलरिटी है उसका रेगुलेशन, उसे मेंटेन करना। ये तो यूनिसेलुलर में बात हुई। अब जो मल्टी सेलुलर है उसमें क्या चीज़ होगा वो मैं समझाता हूँ। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। मैं मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए, जब आप मल्टी सेलुलर में देखेंगे तो हमें अब देखना है बॉडी फ्लूइड वाला कॉन्सेप्ट ना। तो देखिए, मल्टी सेलुलर की बॉडी में कुछ ऐसा होता है, जैसे ये डिफरेंट सेल हैं, ठीक है, ये डिफरेंट सेल हैं, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। इनके अंदर के फ्लूइड को हम ICF बोलेंगे और इनके बाहर के फ्लूइड को ECF बोलेंगे। ये जो बॉडी फ्लूइड है, जैसे हमारे ये अंदर ब्लड है और कहीं कहीं पे ये प्लाज्मा है, तो इसको दो नेम दिया जाता है। प्लाज्मा बेसिक फ्लूइड होता है, या फिर कुछ जो है एनिमल में ब्लड भी होता है। हर एनिमल में ब्लड हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर एनिमल में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो ये ज़रूरी है। तो सेल एक्चुअल में एक नमकीन पानी के सलूशन में होती है, तो इसके चारों तरफ वाटर का मीडियम होता है, जिसमें डिफरेंट टाइप के साल्ट होते हैं और न्यूट्रिएंट होते हैं और डिजॉल्व गैसेज होती हैं, ठीक है। एक मल्टी सेलुलर के बॉडी में ये चीज़ होता है, गैसेज में जैसे O2 और जैसे CO2। तो होता ये है कि एक सेल क्या करती है कि जो भी साल्ट और वाटर चाहिए वो इससे एक्सचेंज करती रहती है अपनी मीडियम से। तो कोई भी जो मल्टी सेलुलर बॉडी है, जैसे मान लीजिए ये एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें ये डिफरेंट टाइप की सेल है, तो इसकी सेल की बाउंड्री के अंदर फ्लूइड भरा होता है। जैसे हमारे बॉडी में ब्लड है, प्लाज्मा है, और ये सेल क्या करती हैं कि इस ब्लड प्लाज्मा से चीज़ों को एक्सचेंज करती हैं। तो फिर से जो मैंने अभी अभी बताया उससे आप उसे ध्यान करिए कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ECF का जो कंसंट्रेशन है वो ICF के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ सेल के लेवल पे जो ICF है उसको चेंज नहीं किया जाता है, बल्कि वो क्या करती है, जैसे जो सेल है, जो यहाँ सेल है, इन सेल में देखिए क्या चीज़ें बनती हैं। ये थोड़ा एक बात आपको समझा दूँ। देखिए, जो सेल हैं ये सब लिविंग सेल है,
और जितनी लिविंग सेल होती है वो सब के सब मेटाबॉलिज्म करती हैं। जितनी भी लिविंग सेल हो है उनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। जैसे एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपको समझा दूं, जैसे आपने ये पढ़ा होगा कि कोई भी जो लिविंग सेल है वो एनर्जी बनाने के लिए ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करती है। तो यहाँ पे CO2, H2O और ATP बनती। कितनी बनती इससे नहीं हमें मतलब है, ठीक है। अब इसमें जो चीज़ बनता है ना, ये CO2 और ये जो वाटर बनता है इनको मेटाबॉलिक वेस्ट बोलते हैं। इसमें जो वाटर है ये नॉन टॉक्सिक है और CO2 टॉक्सिक है, ठीक है। इसी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सेल ग्लूकोज को ही बर्न करे, कभी कभी ये प्रोटीन को और फैट को भी बर्न करती है। ये फार्मूला दोनों के लिए सही है। फैट और कार्बोहाइड्रेट जब दोनों को ऑक्सीडाइज किया जाता है तो यही चीज़ बनता है। लेकिन जब प्रोटीन को ऑक्सीडाइज किया जाता है तो यहाँ बनता है अमोनिया, CO2, वाटर और ATP, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो प्रोसेस है, ये मेटाबॉलिज्म, ये बॉडी की हर सेल में हो रही है। तो हमारे बॉडी में या जो हायर एनिमल हैं वो क्या करते हैं कि जैसे इस CO2 को इस अमोनिया के साथ जोड़ देते हैं। हमारे बॉडी में ये काम जो है ना लीवर करता है, इसकी जो साइट है वो लीवर में होती है। आप किसी एक से समझिए, बाकी बात समझ में आ जाएगी। और इसको जो है एक प्रोडक्ट में बदल देता है। जैसे हमारे बॉडी में इसे हम बोलते हैं यूरिया साइकिल, और ये कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में। तो यूरिया एक एक्सक्रीटरी मटेरियल, एक्चुअल में ये दोनों टॉक्सिक चीज़ें हैं, CO2 भी है और अमोनिया भी है। अब इसको जो है हम बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं। तो जैसे ये कोई पर्टिकुलर सेल है ना, तो इसमें मेटाबॉलिक वेस्ट बना, जैसे मान लीजिए इसके अंदर जो है अमोनिया या यूरिया बना, तो ये अपने सराउंडिंग में यूरिया को डाल दिया। और इसको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है तो इसने न्यूट्रिएंट को जैसे ग्लूकोज को अंदर ले लिया, ठीक है। ऐसे इसने अमीनो एसिड को भी लिया था, जिसके डाइजेशन से जिसके ऑक्सीडेशन से यूरिया का फार्मेशन हुआ। तो ये चीज़ें लगातार इससे यूज हो रही हैं और लगातार इसमें ऐड हो रही हैं। इसी तरीके से साल्ट और वाटर भी आता जाता रहता है। अब ये कोई भी सैल्यूट जब इसमें बढ़ता है तो इसकी कंसंट्रेशन घटती और बढ़ती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि बाहर का जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है इसकी कंसंट्रेशन को एक रेंज में रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इसका कंसंट्रेशन एक लेवल से ऊपर न जाए। जैसे हमारे बॉडी में जो ब्लड है ना, तो ब्लड में कितना सोडियम है ये भी फिक्स है, कितना मैग्नीशियम है ये भी फिक्स है, कितना पोटेशियम रहना चाहिए ये भी फिक्स है। तो उस साल्ट कंसंट्रेशन को मेंटेन करने को ना, उसकी एक रेंज को मेंटेन करने की, हर चीज़ की अलग रेंज है। जैसे जो हमारा ब्लड है तो उसमें जो है सोडियम की अलग कंसंट्रेशन मैनेज की गई। जैसे मान लीजिए आप कभी चीनी का शरबत बनाते हैं, कभी आप बनाते हैं घर पे, तो उसमें थोड़ा सा आप नमक भी डालती हैं। अब जितना नमक डालते हैं उतना चीनी नहीं डालती हैं, थोड़ा सा उसमें मान लीजिए आपने नींबू भी डाला। तो अब नींबू की जो कंसंट्रेशन एक ऑप्टिमम, एक जो शरबत आप बनाए हैं, एक शिकंजी बनाए या शरबत बनाए हैं, तो आप देखिए उसमें कि जितना नींबू चाहिए उतनी ही चीनी नहीं चाहिए और उतना ही नमक नहीं चाहिए। तो हम क्या कहेंगे, इनकी जो अलग अलग कंसंट्रेशन है, एक बढ़िया अच्छे टेस्टी शरबत बनाने के लिए, एक सही शरबत बनाने के लिए इनकी एक स्पेसिफिक रेंज है कंसंट्रेशन की, वो मेंटेन होनी चाहिए। ठीक इसी तरीके से अगर जो हमारा बॉडी फ्लूइड है, ब्लड है, उसका एक होम्योस्टेसिस, उसी को हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। होम्योस का मतलब होता है स्टडी, फिक्स स्टेज, और स्टैटिस का मतलब स्टेज। तो हम एक फिक्स रेंज मेंटेन करना चाहते हैं। तो हमारे ब्लड में कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, अमोनियम, यूरिया है ना, हर एक चीज़ का, चाहे वो वेस्ट मटेरियल हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट हो, चाहे वो एक्सक्रीटरी मटेरियल हो, उसका एक फिक्स कंसंट्रेशन है। WBC, RBC सब का फिक्स कंसंट्रेशन है। तो हर चीज़ की एक होम्योस्टेटिस होती है, एक फिक्स रेंज होती है। उसी रेंज के रेगुलेशन को हम ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं कि वो कितना मेंटेन रहे। तो वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो ECF है, इसके अंदर ये चीज़ें लगातार ऐड हो रही हैं और ये चीज़ें अंदर जाती रही हैं।
तो यहाँ पे बहुत सारा साल्ट और वाटर एक्सेस में आता रहता है। तो उस साल्ट और वाटर और एक्सक्रीटरी मटेरियल के मैनेजमेंट को ही हम बोलते हैं कि हम इसकी एक होम्योस्टैटिस मेंटेन कर रहे हैं। अब ये होम्योस्टैटिस कैसे मेंटेन की जाती है, तो हमें क्या करना है, ये जो बाहर का फ्लूइड मीडियम है इसमें से यूरिया को बाहर निकालना है, इसे बॉडी से बाहर निकालना है यूरिया को, और इसके साथ साथ अगर CO2 यहाँ प्रोड्यूस हुई है तो इसको भी बाहर निकालना है, जबकि ऑक्सीजन को अंदर लेना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इन एक्सक्रीटरी मटेरियल के एलिमिनेशन को हम बोलने लगते हैं एक्सक्रीशन। और साथ में दूसरी चीज़ है सॉल्ट और वाटर जो यहाँ पे मेंटेन करना है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन को जो मेंटेन करनी है उसको हम बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। तो दो फंक्शन हम कर रहे हैं, एक ऑस्मोरेगुलेशन और दूसरा हम कर रहे हैं एक्सक्रीशन। अब इस बात को थोड़ा सा मैं और समझाता हूँ। देखिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मल्टी सेलुलर में ऑस्मोरेगुलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसे देखिए, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल यहाँ पे बन रहा है, जैसे ये CO2 और ये जो है अमोनिया। अब यहाँ पे देखिए, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल बनते हैं पूरे एनिमल किंगडम में, ठीक है, जो एक्सक्रीटरी मटेरियल बनते हैं ये बेसिकली 3 टाइप के हैं। जैसे एक तो अमोनिया ही है जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में बना। इसके बाद जो नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं ना, जैसे ये कार्बन का है, ये नाइट्रोजन का, ये ज़्यादा टॉक्सिक है, इसको कन्वर्ट किया जा सकता है यूरिया में और कन्वर्ट किया जा सकता है यूरिक एसिड में। ठीक है, कुछ एक एनिमल में अमीनो एसिड्स भी होते हैं एक्सक्रीटरी मटेरियल, बट जनरली ये न्यूट्रिएंट हमारे यहाँ कंसीडर किए जाते थे, इसको हटा देते हैं ये 3 चीज़ों। इसमें देखिए, जो टॉक्सिसिटी का लेवल है, जो टॉक्सिसिटी का लेवल है वो कुछ ऐसा है। इसका मतलब ये हुआ कि अमोनिया सबसे अधिक टॉक्सिक है, यूरिया उससे कम है, यूरिक एसिड उससे ज़्यादा है। इसका मतलब है कि अमोनिया को सबसे जल्दी बॉडी से बाहर करना ज़रूरी है, फिर यूरिया को, फिर यूरिक एसिड को। यानी अमोनिया को बॉडी बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकती, यूरिया को उससे ज़्यादा, यूरिक एसिड को सबसे ज़्यादा। इसके साथ साथ यहाँ एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जब इन्हें बॉडी से बाहर निकालना होता है तो इन्हें बहुत सारा वाटर चाहिए। जब हम अमोनिया को निकालते हैं तो हमें बहुत सारा पानी चाहिए। जब हम यूरिया को निकालते हैं तो उसके कंपैरिजन में हमें थोड़ा पानी चाहिए। और जब हम यूरिक एसिड को निकालते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं होती वाटर का, ये सॉलिड फॉर्म में, सॉलिड क्रिस्टल में निकल जाते हैं बॉडी से बाहर। तो जो वाटर की नीड्स है, इनको रिमूवल में जो वाटर की नीड है वो कुछ इस पैटर्न को फॉलो करता है। यानी सबसे ज़्यादा